हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप लोग एग्जाम बस शुरू ही होने वाले हैं क्लास 12th के। फिजिक्स का पेपर आपका 20 तारीख का है और हम आज पहला चैप्टर जो फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उस पर बेस्ड कुछ अच्छे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें से कुछ पीवाईक्यू भी हैं, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, जरा आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, two similar sphere having plus q and minus q are kept at a certain distance f act between the two. If at the middle of the two sphere another similar sphere having plus q charge is kept, then it experiences a force. बताइए, एक पॉजिटिव q है, एक नेगेटिव q है, इन दोनों की बीच की दूरी मैंने मान ली r है। इन पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी लग रही है? वो लग रही है k क्यू बाई आर स्क्वायर, बोले तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं सिमिलर पॉजिटिव क्यू यहां पे रख दूं तो इस पे कितनी फोर्स लगेगी। तो ये दोनों पॉजिटिव है और ये दूरी r बाई 2 हो चुकी है, ये भी r बाई 2 हो चुकी है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो जो प्लस क्यू पे लगने वाली फोर्स, दो फोर्स है और दोनों एक ही तरफ है, तो इनको हमें ऐड करना है। तो मैं इसका नाम अगर F1 लिख दूं, इसको F2 लिख दूं, तो नेट फोर्स ऑन Q जो मिडिल में है वो क्या होगा बेटा हमारा? F1 प्लस F2। पहली बात, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स माइनस Q। तो ऑप्शन में एक प्लस Q है, दूसरा प्लस Q है और जीरो हैविंग नो डायरेक्शन। तो जीरो तो नहीं होगा। जीरो कब होगा? जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C8F टुवर्ड्स माइनस Q। और आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो डिस्टेंस आधी हुई है तो ये फोर्स डबल हो जाएगा। ऐसे ही ये भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 8F हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे डिस्टेंस हमारी r बाई 2 है, जब इस पे स्क्वायर लगेगा तो r बाई 4 हो जाएगा। 4 ऊपर चलेगा तो ये भी 4 टाइम्स, ये 4F और ये भी 4F, तो मिलके कितना हो जाएगा? 8F और टुवर्ड्स माइनस Q। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, two identical conducting ball having positive charge q1 q2 are separated by center to center distance r if they are made to touch each other। एक q1 है, दूसरा q2 है, इनकी दूरी r है, तो इन पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा? k q1 q2 बाई r स्क्वायर। कितना होगा? k q1 q2 बाई r स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं इनको टच कर दूं, क्या कर दूं? टच कर दो। तो आफ्टर टचिंग, टच करने के बाद इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1 से 4 इधर आएगा। जो नेट चार्ज दोनों पर आएगा फाइनली वो कितना आता है? Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो अब इसमें भी कितना चार्ज है? Q1 प्लस बाई Q2 बाई 2। इस पे भी कितना हो गया? Q1 प्लस Q बाई 2। इस पे भी कितना होगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो अब जो फोर्स आने वाला है इन दोनों के बीच में वो आने वाला है F के Q1 प्लस Q2 बाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, F इक्वल्स टू K Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहां भी होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर। तो ये F अगर देखा जाए तो किसके प्रोपोर्शनल है? ये है Q1 प्लस Q2 बाई 2 के होल स्क्वायर की। बाकी चीजें सब सेम है। जो पहले वाला फोर्स था वो कुछ ऐसे था, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है? Q1 इंटू Q2। तो आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन Q1 इंटू Q2। तो इसका मतलब जो फाइनल फोर्स आने वाला उनके बीच आफ्टर द टचिंग इज मोर देन बिफोर। जितना पहले था उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक। आइसोलेटेड सिंगल चार्ज पार्टिकल कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है भाई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कहां से? अगर कोई स्मॉल चार्ज क्यू है उससे आर दूरी पर जो फील्ड है वो कितनी है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है अगर 3 मीटर दूर अगर फील्ड ई है, 3 मीटर दूर अगर फील्ड ई है, 3 मीटर दूर फील्ड अगर ई है तो कितनी दूरी पर फील्ड E बाई 4 होगी? तो E बाई 4 होने का मतलब इसका 4 टाइम्स कम हो गया। कितना हो गया? 4 टाइम्स कम हो गया। तो मुझे पता है अगर मुझे नई जगह पर फील्ड निकालनी है और वो फील्ड कितनी होनी चाहिए? पहले के मुकाबले E बाई 4 होनी चाहिए। तो मुझे नया R निकालना है तो E की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? मेरे पास है के क्यू बाई
9 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36, आर इक्वल टू 6 मीटर, आर इक्वल्स टू 6। अगर आप चाहते हैं तो इसको कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हैं। ये डिस्टेंस 3 है, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो डिनोमिनेटर को अगर मैंने डबल कर दिया तो उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस हमारा डबल हो रहा है तो फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। When we bring a charged body in contact with, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करूं तो क्या होगा। आपने अर्थिंग का नाम सुना होगा, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, ये सिंबल आपने देखा होगा, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो चार्ज ट्रांसफर होगा अर्थ की तरफ, मगर ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक बॉडी न्यूट्रल ना हो जाए। क्या ना हो जाए? न्यूट्रल ना हो जाए। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से फ्लो होंगे उसके अंदर, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ जाएंगे। ऐसा हमें कुछ दिया नहीं बॉडी कैसी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल द एक्सेस चार्ज ऑफ द बॉडी डिसअपियर विद अ मोमेंटरी करंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बीम और प्रोटॉन की बीम पैरेलल चले इन सेम डायरेक्शन तो ये क्या करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा, जिधर प्रोटॉन होता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज होता है, करंट की वैल्यू उधर ही होती है। ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है थोड़ा सा इसमें। अगर दो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। तो दे विल रिपेल ईच अदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 point charge placed in a medium of dielectric constant F, सॉरी K दिया हुआ है, K की वैल्यू में कितनी दी गई है? 5। डिस्टेंस कितना उनके बीच में? R। एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। अगर वो किसी मीडियम में रख दिए गए हैं, मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, और वहां पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? F। कहां पर? मीडियम में। तो जब वो वैक्यूम में रखे होंगे तो क्या होगा? तो जब भी वैक्यूम से आप मीडियम में जाएंगे तो आप के का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे पहले से ही F दे रखा है, तो इसका मतलब पहले कितना होगा? 5F, और हमने जब के का डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया ये? मतलब पहले 5F होगा, फिर डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? F। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा A, 5F। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट है चार्ज ऑफ 1 कूलम, उस पे 1 कूलम का चार्ज है, अगर वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो उस पे अब कितना चार्ज होगा? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन है देखते हो, कितना नेगेटिव चार्ज देखे गए? तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना आता है हमारा? तो 5 इंटू 10 की पावर 18 तो इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये दिया गया हमें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 10 की पावर -1 बोले तो 0.8 कूलम। मगर ये नेगेटिव का होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस का 1 कूलम है, तो प्लस का 1 कूलम में जब हम ऐड करेंगे 0.8 कूलम तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव का 0.2 कूलम। तो पॉजिटिव का 0.2 कूलम। ठीक है बच्चों, आइए। 3 charges Q minus Q, Q naught are placed as shown in the figure. Find the net force on the charge. हमसे पूछ रहा है Q naught पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये Q naught है तो इस पे किधर फोर्स लगेगा भाई? इधर, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों पॉजिटिव है तो दे विल रिपेल। तो इस F1 की और इस F2 की वैल्यू क्या होगी भाई? F1 होगा हमारा K Q नॉट Q बाई A स्क्वायर, और जो हमारा F2 होगा वो होगा K Q नॉट Q बाई A स्क्वायर। मैग्नीट्यूड भाई ये दोनों सेम है, डायरेक्शन अलग है, तो ये भी आ गया K Q नॉट Q बाई A स्क्वायर, ये भी आ गया K Q नॉट Q बाई A स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे लाइन है, तो नेट फोर्स आएगा इस तरफ बीच में से, और वो कितना आएगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 90। कॉस 90 0 होता है तो ये 0 हो गया हमारा। क्या बचा हमारे पास? एक ही जगह पे कौन रख देंगे? K Q Q बाई A स्क्वायर
और बेटा ये आ जाएगा k क्यू नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो ये रूट से बाहर एक ये टर्म आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ कंटेनिंग 250 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मेरे पास 250 ग्राम वाटर हो, कप ऑफ वाटर हो 250 ग्राम, तो उसमें कितना नेगेटिव चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वाटर मींस H2O का मॉलिक्यूल है, तो पहले ये पता लगा लेते हैं कि कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या कहता है, मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 250 और मोलर मास H2O 18, ये तो मोल आ गया, पर हमें तो उसके मॉलिक्यूल चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको और कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ 250 अपॉन 18, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए, वो आ गए बेटा 250 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20। ये तो वाटर के मॉलिक्यूल आए। हर वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होंगे, 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन में होंगे, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 2 8 ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए भाई, इतने तो मॉलिक्यूल हैं, और हर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन है फिर उतने ही हमारे ऑक्सीजन, वो भी प्रोटॉन भी है, तो दोनों गिनती बराबर है, गिनती बराबर तो चार्ज। आप इसे फर्दर सॉल्व करिए, बेसिक सी कैलकुलेशन है, आपका लगभग आंसर ऑप्शन बी के आसपास आएगा, 1.34 इंटू 10⁻6। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना आप लोग सीख गए। आइए, 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance and force acting between them is F। मान लेते हैं एक प्लस Q है, एक माइनस Q है, इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो F लग रही है। ऐसा कुछ होता है कि 20%, मैं पहले F की वैल्यू लिख देता हूं, K Q जो मैग्नीट्यूड वाइज होगा, वैल्यू कितनी होगी हमारी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब जो नया फोर्स आने वाला है वो क्या होने वाला है, हुआ क्या कि 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू चार्ज ऑफ बी। अगर मैं इसमें से 25% चार्ज हटा के क्यू पे लगा दूं, तो इस पे कितना चार्ज बचेगा, तो इस पे बचेगा 0.75 क्यू, 0.25 तो हमने हटा दिया यहाँ से, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो इसको जब इस पे लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो जो नेट निकलेगा यहाँ वो कितना निकलेगा, माइनस का 0.75। तो इसका मतलब जो नया डिस्टेंस वही क्यों रखनी है, तो ये 0.75 क्यू माइनस, अभी मैं यूज नहीं करता, वो डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा, 0.75 क्यू, और नीचे बेटा आर स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ तक सेम है, मगर बचा क्या हमारे पास, 0.75 को हम लोग क्या लिखिए, हो गया एफ, ये क्या हो गया एफ, पुराना वाला एफ। तो ये कितना है बेटा 75/100, 75/100। ये बेटा 3 बार गया, ये 4, ये 3 और ये 4, 9/16 एफ, 9/16 मतलब 9f/16। ठीक है, अगला करते हैं बच्चों। 2 small sphere each having plus Q are suspended by insulating thread out। हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, उनको हमने सस्पेंड किया, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन में खासियत है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो इनके बीच में इस थ्रेड पे कितनी टेंशन होगी ये पूछ रहे हैं, पहली बात। तो अगर ग्रेविटेशन नहीं है तो ये दोनों को रिपेल करते 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 कुछ ऐसा केस बन जाएगा, तो इनके बीच में कितना एंगल हो गया भाई, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री का तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास आंसर, मतलब तो लगेगा ही नहीं। 180 180 180। अब जो टेंशन लग रही है उनके बीच का फोर्स कितना, के क्यू बाई 12 का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4/ε0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेते हैं। आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The following figures are regular hexagon with charges at vertices. In which of the following cases the electric field at the center is not zero?
किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी? तो यहां तो जीरो होगी, आप लोगों को बेसिक पता ही है। अगर मान लो ये सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव की वजह से दूर, इसकी वजह से इधर दूर, इस वाले की 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 वजह से इधर, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा जीरो। इसको चेक करते हैं, ये पॉजिटिव तो इधर ई, इससे दूर, नेगेटिव टूवर्ड्स इट तो ये भी ई। तो अगर मैं इसको यहां रीड्रॉ कर लूं तो इधर बच्चे 2e आ गया, ऐसे ही ये वाला इससे अवे और इसकी तरफ तो ये भी कितना आ गया 2e। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये e इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। 120 क्यों आएगा? क्योंकि ये हेक्सागन है, ये बेटा सारे 60 60 120, ये तो क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे नेट फील्ड जीरो नहीं आएगी। कितनी आएगी फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनके बीच का एंगल अगर 120 आ जाता है तो रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 2e। तो यहाँ जीरो नहीं, बाकी के दो ऑप्शन है, आप लोग इसको खुद चेक करिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज टेल अस अबाउट द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज को रख दे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो कितना होता है QE। तो ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ चार्ज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ अ चार्ज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज दैट वी प्लेस एट अ पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड। तो सही बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका टेस्ट चार्ज से लेना देना कुछ नहीं, उससे वो इंडिपेंडेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा स्टार लगाते हैं हम लोग, कॉन्सेप्चुअली इसको समझेंगे। A positive point charge is brought near an isolated conducting sphere. It is best explained by which of the following figure? किससे अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है? पहली बात, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कभी फील्ड नहीं आएगी, फील्ड बाहर ही रहेंगी। कि चार्ज हमारा हमेशा क्या होता है, सरफेस पे रहता है। तो दो अब सारे लगभग एक जैसे हैं, और हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब सरफेस को एग्जिट या एंट्री कर रही होती है तो दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इन दोनों पर तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये तो गेम से ही बाहर हो गए। इन दोनों में कंफ्यूजन बचा हुआ है, कैसे करें? ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर। खुद बताओ, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इंडक्शन, ये पॉजिटिव। तो फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, परपेंडिकुलर एंट्री हो तो ठीक है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एग्जिट पॉजिटिव से दूर होती है फील्ड लाइंस, हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ एंट्री हो रही है, नहीं होगा, एग्जिट होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? आइए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है काफी। P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसे कहते हैं? अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास तीन चार्ज दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव Q है, वो कहां रखा गया है? वो रखा गया है 0,0 सॉरी 0,a, मतलब y एक्सिस पे। एक -2Q का रखा हुआ है ओरिजिन पे, एक और Q है वो कहां रखा गया है? वो रखा गया हमारा x एक्सिस पे। बेटा इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल, तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं भाई। तो भैया अगर ये -2Q है तो यह कितना होगा बच्चे? एक डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया। अभी हमने सीखा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। किधर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड P इंटू Q, 2 है इनकी डायपोल की लेंथ होती है। यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है हमें? A, तो ये A, ये भी वही होगा Q इंटू A। दोनों वेक्टर क्वांटिटी, बीच में एंगल कितना है? 90 अभी कह रहा था। तो नेट डायपोल बीच में से कितना निकलेगा भाई? QA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर, बोले तो 2 टाइम्स ऑफ QA हमारा बाहर आ जाएगा √2। तो QA√2, QA√2 है किस प्लेन में? XY प्लेन में। तो X और Y कोऑर्डिनेट तो है आपका, Z कोऑर्डिनेट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 0,0 ऑरिजिन और ये ए है बच्चों, क्या है ये ए 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग फिगर इज रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी गई है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास में होती है तो क्या शो करती है, वो शो करती है वहां की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर फील्ड लाइन ज्यादा करीब करीब होती है तो वो शो करती है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, जब वो दूर दूर होती है तो वहां पे स्ट्रेंथ बाकी के मुकाबले कमजोर है। तो इसका मतलब अगर मैं मुझसे पूछे कि इस डायपोल पे फोर्स किधर लगेगी, फोर्स होता है F इक्वल्स टू QE, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में फोर्स हमेशा फील्ड से अपोजिट लगती है, तो इधर मैं F1 मान लेता हूं, इधर मैं F2 मान लेता हूं। F1 इज ग्रेटर देन F2, क्यों, क्योंकि QE1 QE2, यहां पर जो E1 E2 है मतलब जो फील्ड है यहाँ की ज्यादा है वहां की कम है, तो कहने का मतलब इस पे फोर्स ज्यादा लगेगी उस पे फोर्स कम, तो नेट ये डायपोल इधर की तरफ खिसकेगा। डायपोल विल एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी बेटा, विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है बच्चों। Assume that an electric dipole is placed at an angle 30 degree to a non-uniform electric field. Non-uniform है, यूनिफॉर्म होती है तो सिर्फ टॉर्क लगता है, ये नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों चीजें होंगी, टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशनल फोर्स। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी किसी फील्ड में यूनिफॉर्म जो हम पढ़ते हैं उसमें हमने किसी डाइपोल को रख दिया तो इस पे बेटा फोर्स इधर की हुई, इस पे बेटा फोर्स इधर माइनस क्यू, माइनस मतलब डायरेक्शन इधर, तो मैं इसको हटा लेता हूं क्योंकि नेगेटिव होता है ना, तो इधर लगेगी, तो ये क्या बन जाते हैं दोनों मिलके टॉर्क बन जाते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। पर यहाँ पे फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है तो ये ई और ई थोड़ा अलग है, इनके मैग्नीट्यूड वाइज ये अलग है, तो साथ साथ ट्रांसलेशनल भी हो सकता है और टॉर्क भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ से क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है और आपको आना चाहिए। गॉस लॉ में कैसे बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, Q enclosed upon epsilon naught, इसका मतलब जहां भी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है आपको ये देखना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है शेप से कोई लेना देना नहीं है हमारा, सब में एनक्लोज चार्ज प्लस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम फॉर ऑल दी फिगर्स। आपको क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इजी भी लगेंगे मगर तैयारी करके जाना है, इजी भी कुछ आ सकता है ना। What is the value of electric force for Gaussian surface A? जैसे Gaussian surface में लास्ट क्वेश्चन था, मुझे A से फ्लक्स निकालना है, तो अभी हमने पढ़ा जितना भी एनक्लोज चार्ज वो मांग रहा है जिस सरफेस के थ्रू उसको ले लो, तो उसके अंदर तो सब आ रहे हैं। अगर वो B के थ्रू मांगता तो सिर्फ Q1 प्लस Q2 करते, Q1 कितना है -40, नैनो में कॉमन ले लेता हूं भाई, Q2 कितना बच्चे 78.85, Q3 कितना है भाई माइनस का 56, नैनो मैंने बाहर ले लिया बच्चों, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा -14 -56 बेटा कितना आ गया हमारा, हम लोग का ये आ गया 70 और ये प्लस का 78.85 -9 बेटा नैनो है, 8.85 इंटू 10 की पावर -9, ये कितना बचा बच्चों, ये बचा हमारा 8.85 इंटू 10 की पावर -9 और ये बचा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, माइनस का 12 कैंसिल आउट, तो 10 की पावर 3 इज द राइट आंसर। अब दो ऑप्शन है, मैंने आपके लिए छोड़ दिया, बस यूनिट चेक कर लेना, एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, आपको चार्ज की यूनिट पता है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता होनी चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं बताइए क्या आंसर है। आगे बढ़ते हैं, टू पैरेलल, ये गॉस लॉ के थ्रू 2-3 डेरिवेशन आपने पढ़े हुए। अगर हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो r दूरी पर जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, पॉजिटिव है तो दूर, नेगेटिव है तो पास। हमें दो फील्ड लाइंस दी गई है, मतलब दो लाइन चार्ज दिए गए हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों को 2r से दूर लगाया गया है, तो सेंटर पर कितनी फील्ड होगी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव से उसके पास, तो जो नेट फील्ड हमारी आएगी सेंटर पे, इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। E1 कितना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये भी कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर। अब आप नेगेटिव लैम्डा क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने डायरेक्शन में उसको इंक्लूड कर लिया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा, अगर आप एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो हमें वो डायरेक्शन नहीं पूछी गई है। तो लैम्डा जीरो कब होती फील्ड, जब ये भी पॉजिटिव होता, तो वो उसको कैंसिल आउट कर देता। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गए बच्चों सब। ये भी गॉस लॉ पर बेस्ड है और हमसे फ्लक्स पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इससे मैं एक दो चीज और समझा देता हूं। अगर क्यूब के सेंटर या इसके अंदर कहीं भी क्यू चार्ज है, तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज क्यू। अगर यही चार्ज यहां ना होके इस पे होता, तो कैसे करते? आप ये कोशिश करिएगा कि इसको आप सेंटर पे कैसे लाएं। तो आप इमेजिन करिए, आप एक क्यूब अगर और लगा देंगे तो ये चार्ज लगभग सेंटर पे आ जाएगा। तो इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स होने वाला, इन दोनों की वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे पास तो एक क्यूब से वैसे निकालना था, तो 2 का डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन पे यहां लगा दिया है भाई, तो इस क्यूब को यहां अब कहां कितने क्यूब लगाएं ये सेंटर पे आ जाए, तो भाई कितने, एटलीस्ट 4। मतलब खुद सोचिए, इसको इमेजिन करिए, अगर मैं ऐसे 4 क्यूब लगा दूं तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। तो इन चारों की वजह से जो आने वाला है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास तो अकेला था, 4 से डिवाइड, तो आंसर होना चाहिए सी। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, ये आप करेंगे खुद। अगर चार्ज क्वेश्चन में यहां आ जाए एज पे, तो इसका क्या आंसर होगा, ये भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए, a charge q is divided into 2 parts, q minus q, if the coulomb repulsion between them are separated is to be maximum। अच्छा, हम चाहते हैं हमारे पास एक q चार्ज है, उसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, एक q में बच्चे और एक q माइनस q में, और उनको सेपरेट कर दिया मान लो आर दूरी। हम चाहते हैं कि ये रिपल्शन का फोर्स सबसे ज्यादा हो, तो वो कब ज्यादा होगा, उसके लिए हमें वो रेशियो निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर मैं बिल्कुल शुरुआत से बात करता हूं, तो Q इसके बीच में जो फोर्स आने वाला है वो ये आने वाला है। आइए देखते हैं, Q माइनस Q, ये बेटा R, ठीक है। ये फोर्स हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमा की कंडीशन लगा देते हैं भाई। अगर मैं F को डिफरेंशिएट करूं Q के रेस्पेक्ट में और वो इक्वल्स टू 0 आ गया, तो जब वो 0 आएगा तभी हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो हमारे पास जो F है वो कितना है, Q माइनस Q, मैं R² लगा देता हूं, और dq डिवाइड इक्वल्स टू 0। तो सारे पार्ट तो लगभग कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएंगे। बचेगा क्या अंदर भाई, एक Q का स्क्वायर और एक बचेगा हमारे पास तुम्हारा Q इंटू Q और नीचे dq, और ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब हमें इससे सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर मैं डिफरेंशिएट करने चलूं तो ये आ जाएगा मेरा 2q, ये आ जाएगा मेरा, यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, कैपिटल Q से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2q, ठीक है, और यहां आ जाएगा हमारा q, और ये इक्वल्स टू 0। तो 2q इक्वल्स टू q बाई q कितना आ गया हमारा, 2:1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए, df बाई dq करना, ठीक है बच्चों। मेन चार्ज हमारा कैपिटल Q है, तो हमें उससे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, फील्ड लाइंस किसके बारे में बताती है, फील्ड स्ट्रेंथ। साफ सी बात है, जहां ज्यादा होंगी और फील्ड ज्यादा होगी, जहां ज्यादा दूर दूर जाएगी फील्ड लाइन, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है।
डायरेक्शन बताती है ऑब्वियसली, हम उससे फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, Q इंटू क्यू। और नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव है तो दूर जा रही होती है फील्ड, ठीक, और नेगेटिव है तो पास हो रही होती है। कहने का मतलब सारी चीजें में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं। Which of the following statement is not true about Gauss law? इसमें से कौन सा Gauss law के लिए ठीक नहीं है? तो Gauss law is true for any closed surface, बिल्कुल ठीक। The term Q on the right side, Gauss law include the sum of the all charges, बिल्कुल ठीक है। Gauss law is not much useful in calculating the electrostatic field when the system has some symmetry. यही मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि is not much useful calculating the electrostatic field when system has symmetry. Symmetry है नहीं है, वो हर जगह यूजफुल है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज। ये क्वेश्चन आप मुझे खुद करके दिखाएंगे, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आपको कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट अगले दिन आपके लिए आते ही रहेंगे अगले चैप्टर्स की। थैंक यू।